नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी तराई अंचल के किसानों एवं देश के रहवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद सिंह, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी बैंक, चाकघाट, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। हरिद्वार के पास से एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच के बाद माना जा रहा है कि पठानकोट हमले से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। हरिद्वार के पास से एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच के बाद माना जा रहा है कि पठानकोट हमले से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। यही नहीं, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है कि ये हरिद्वार कुंभ में हमले की साजिश के तहत यहाँ आया था। संदिग्ध का नाम अखलाक बताया जा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के इनपुट पर इस शख्स को मुजफ्फरनगर जिले के मंगलोर से पकड़ा गया है। अखलाक के साथ ही उसे शरण देने वाले 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि पठानकोट हमले के समय से ही हरिद्वार में आतंकी वारदात के इनपुट मिल रहे हैं। इसके बाद से वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल इंतजामों में लगे हैं। ताजा गिरफ्तारी के बाद अब आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जवानों को यहां करीब 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बुधवार सुबह 5 बजे से सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच भारी गोलाबारी चल रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जवानों को यहां करीब 4 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। बुधवार सुबह 5 बजे से सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच भारी गोलाबारी चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मंगलवार को नैना वतपोरा इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई तो एक घर में छिपे आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस ऑपरेशन को 53 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अंजाम दे रहे हैं। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि बॉर्डर क्रॉस कर आए आतंकी घाटी में छुपे हुए हैं। इसके पहले पिछले साल हदवाड़ा, रजियाबाद और कुपवाड़ा में आर्मी और आतंकियों के बीच बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी ने एक दिन का भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन में पूरी दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेता व सांसद रमेश बिहुडी ने तीनों निगमों के मेयर व निगम पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी नेता व सांसद व तीनों निगमों के मेयर व निगम पार्षद और कार्यकर्ताओं ने एक दिन का धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल की। इस धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल में भारी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता व नेताओं की भीड़ देखी गई। बीजेपी कार्यकर्ता व नेताओं के सिर पर काली पट्टी बांधकर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के बड़े नेता व सांसद रमेश बिहुडी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया है। केजरीवाल पहले कूड़े से जलने वाले धुएं से हो रहे प्रदूषण को रोके व एमसीडी को उसका बकाया पैसा दे। पूर्वी दिल्ली के मेयर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एमसीडी कर्मचारी व शिक्षकों की सैलरी न देने की हठधर्मी छोड़िए और चौथे वित्त आयोग को लागू किया जाए, जिससे हम एमसीडी स्कूल के अध्यापकों को सैलरी दे सके। उत्तरी दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने भी केजरीवाल सरकार को खूब कोसा और कहा कि केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारी व शिक्षकों को सैलरी न देकर उनके बच्चों को खून के आंसू रुला दिया है। जंतर मंतर पर बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन कितना सफल हुआ, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चेतावनी भूख हड़ताल का हम हिस्सा हैं और चेतावनी रूप में यहाँ उपस्थित है। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का एक तरफ बचाने के बाद और उस कूड़े को लोग जलाते हैं और पॉल्यूशन दिल्ली में छठे नंबर पर से होता है, पॉल्यूशन तीसरे नंबर पे कूड़ा जलने से होता है। तो हम दिल्ली की 2 करोड़ जनता की भावनाओं को करते हुए उनके अधिकार के लिए बैठे। हमारे बच्चे बीमार ना हो, जो कूड़े से होता है, जो गंदगी फैलने से बीमारी होती है। हम अपने दिल्ली वासियों के बच्चे बुजुर्गों की बीमारी से बचाव के लिए यहाँ पर बैठे हैं। केजरीवाल साहब, आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग? एमसीडी के अध्यापक धरने में बैठे हैं, उनकी सैलरी नहीं आई है, उससे क्या
कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि एमसीडी और दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। हम अगर राजनीति कर रहे होते, केजरीवाल साहब को कोर्ट ने कहा है, कोर्ट पे फाइन का पैसा दे, अगर पैसा आएगा तो देश की एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। सभी निकाय जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, पैसा देती है तो निकाय जब भारतीय नहीं जनता देगी पार्टी, अध्यापकों से निवेदन है भारतीय जनता पार्टी, सबको ना लपेटे। मैं कहूँगा आज तो अभी तो आपने कहना पेंशन दो, पेंशन दो, बिल्कुल आज तो अभी तो, ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, आज तो अभी तो, जबकि वो खुद काम नहीं कर रहे। आज तो अभी तो, पुरानी 1 साल के अंदर आज तो अभी तो, है नहीं पीने के लिए और सर्दी के मौसम में आज तो अभी तो, और एमसीडी के साथ राजनीति आज तो अभी तो, भाजपा से लड़िए, लेकिन आज तो अभी तो, ये उनसे निवेदन है हमारा। अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती, सुनते नहीं है तो आप क्या करेंगे? अभी अध्यक्ष जी ने कहा है हम सब चुनाव की विधायकों से कहेंगे आपको चुना था जनता की हितों की बातों को चुनाव की टक्कर में सेशन क्यों नहीं बुलाते हैं? कर्मचारियों की दम है कितना दमन में तेरे, करेंगे। अगर आप क्षेत्र की बात को दम है कितना दमन में तेरे, अधिकार नहीं है। भाजपा इसके बाद विधायकों दम है कितना दमन में तेरे। क्या सरकार निकम्मी है, क्या सरकार निकम्मी है, वेतन पेंशन दे न सके जो, वेतन को पेंशन दिलाने को हम बैठे हैं धरने पर, और सफाई कर्मचारियों को वेतन आज जो धरने में बैठे हैं, क्यों बैठे हो, क्या पेंशन दिलाने को। केजरीवाल साहब की जो हठधर्मिता है, जो ये दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, निगम के कर्मचारियों के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, निगम कर्मचारियों के चूल्हे के ऊपर जो ये राजनीति कर रहे हैं, हम उसके विरोध में आज धरने पर बैठे। आज हम यहाँ पर तीनों मेयर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी हमारे डिप्टी मेयर भूख हड़ताल पर बैठे हैं 1 दिन की, ताकि केजरीवाल साहब के कान तक ये आवाज जा सके कि चौथे वित्त है वो तुरंत लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो लागू नहीं करेंगे हम अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे सकते। पिछले 3 महीने और अगर यही हालात रहे तो हम आगे भी वेतन देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि चौथे वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो हमारे भारत के संविधान के अनुसार जो चौथे वित्त आयोग ने कहा है वो लगभग पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 2100 करोड़ रुपया 1 वर्ष का बनता है, जो ये 500 करोड़ रुपए दे करके कह रहे हैं कि आपका काम पूरा हो गया। 1100 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष की सैलरीज है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की, और नगर निगम निकाय जो होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं होते हैं, वो जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए होती है। तो जब तक चौथे वित्त आयोग की रिकमेंडेशन लागू नहीं करती दिल्ली सरकार, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो कब तक आप धरना पड़ता है? आज का हमारा धरना 1 दिन का भूख हड़ताल का है, शाम को 6 बजे तक। अगर दिल्ली सरकार ने अगले 3-4 दिन के अंदर चौथे वित्त आयोग के निमित्त जो पैसा निगम का बनता है वो नहीं दिया तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लगातार भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं, सड़क पर आकर के सड़कों को भी जाम कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये आंदोलन हमारे कर्मचारियों के साथ भी, उनके साथ हड़ताल में भी हम उनके साथ। क्या इनकी जीव हिलेगी? ये हमारी आवाज केवल हमारी आवाज नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता की आवाज है। ये निगम 1.25 लाख निगम कर्मचारियों की आवाज, उनको ये आवाज सुननी पड़ेगी। इस बात की पुष्टि माननीय हाईकोर्ट ने भी की है, तो उनको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये संवैधानिक बात है। दिल्ली से यामिन शाह। जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर युवक कांग्रेस ने जिला अस्पताल में सीएमएचओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर युवक कांग्रेस ने जिला अस्पताल में सीएमएचओ ऑफिस में घेराव करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते आज युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में
युवक कांग्रेस NSUI और जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आक्रोश रैली निकालकर जिला अस्पताल में CMHO ऑफिस घेरने निकले, पर अस्पताल से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने इन नेताओं की युवा आक्रोश रैली को रोककर इन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। देखिए, स्पष्ट है कि जिस प्रकार से सरकार ने किसानों, युवाओं और सभी के साथ जो धोखा किया, इसके खिलाफ हमने आज घेराव किया था, पर सरकार उन समस्याओं को सुलझाने की बजाय हमें रोक के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लाठीचार्ज और पानी के चलाया, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत बात है और स्पष्ट रूप से हम इसका कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। देवास में पुलिस का खौफ कितना बचा है, यह आज देखने को मिला, जब कोतवाली थाने के समीप ही एक बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला से दिन दहाड़े बदमाश पर्स छीनकर भाग निकले। देवास की पुलिस का खौफ कितना बचा है, आज ये देखने को मिला जब कोतवाली थाने के समीप ही एक बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला से दिन दहाड़े बदमाश पर्स छीनकर भाग निकले। दरअसल जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन धनवंती वर्मा PNB बैंक से 1,10,000 रुपए निकालकर घर की ओर जा रही। बैंक से निकलते ही बदमाश ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले 2 अज्ञात बदमाश थे। महिला ने तत्काल पुलिस को इत्तला की। पुलिस थाना कोतवाली, सिविल लाइन, नाहर दरवाजा यानी तीनों थानों के TI व CSP TS बघेल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बैंक के CCTV फुटेज से संदिग्ध के फुटेज निकाले हैं और इस आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। और क्या घटना हुई आपके साथ? मैं ऑफिस बैंक गई थी पैसा निकलाने और पैसे निकला के मैं मार्केट जा रही थी। तब PF का पैसा था आपकी रिपोर्ट में? जी हाँ, मेरा PF का पैसा 1 लाख रुपया PF का जमा हुआ था, बाकी मेरी सैलरी का था। कैसे घटना हुई, मतलब पूरा बताए थोड़ा सा आप। मैं बैंक से बाहर आई, इधर निकल के साइड ये खेड़ापति के पीछे वाली गली से जा रही थी, तो सामने से 2 बाइक पे आए लड़के और दोनों ने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी, काले कलर उनका फेस जो था बड़ा काला सा था और दोनों के साथ एक उनका खुद का बैग था और वो बाइक से आए, उन्होंने से मेरे से बैग छीना और मैं उनके पीछे भी भागी बैग पकड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाई। कुल कितनी रकम थी उस बैग में और क्या क्या सामान था आपको? उसमें 1,10,000 रुपये मैंने अमाउंट निकाला था वो था और एक्स्ट्रा थे मेरे 1,000 रुपये, घर की चाबी थी। अभी जो पुलिस ने जो आरोप लग रहे हैं उसमें आपने किसी को पहचाना? हाँ, वो जो एक लड़का है वो वही था, उसी ने बैग छीना था, पीछे बैठा था और दूसरा जो एक और लड़का है वो बाइक चला रहा था, लेकिन वो नहीं है अभी उसके साथ। छीनते हुए आपने देखा था उसको? हाँ बिल्कुल, मेरे से छीना मैं देखा ही। मीडिया के माध्यम से क्या उम्मीद है आप पुलिस से? ये उम्मीद करती कि वो उन बदमाशों को पकड़े ताकि वो आगे किसी के साथ ऐसे हरकत ना करे। आपकी मेहनत का पैसा आपको रिटर्न मिल जाए। आपका नाम और पद? यहाँ MJ हॉस्पिटल लैब टेक्नीशियन हूँ। मेरा नाम श्रीमती धनवंती जरिया, मेरे हस्बैंड का नाम नरेश वर्मा। श्री धनवंतरी जरिया जो लैब टेक्नीशियन है अपने MGH में, वो बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में 1,10,000 रुपए करीब 11:30 बजे निकाली थी और वो लौट के अपने घर जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल में, पल्सर मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका बैग छीन लिया। थाना कोतवाली में 392 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सस्पेक्टेड का? वो उससे MIG इंदौर का रहने वाला है, उसके रिकॉर्ड के लिए MIG थाना प्रभारी से कॉन्टेक्ट किया गया है। CCTV फुटेज और जो है कॉल डिटेल्स को भी निकाला गया है इसमें। महिला के आरोप है सर के वो आरोपी? यस, इसीलिए मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिंक पूरे पता किए जा रहे हैं। अच्छा, घटना के आधे घंटे बाद ही पुलिस ने बहुत ज्यादा मामले को पूरा ट्रेस कर लिया था, तो जो आरक्षक और प्रधान आरक्षक जुड़े हुए मामले को लेकर क्या पुरस्कृत किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे ही मामला ट्रेस हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा और जो बेचारी अच्छा मेहनत किए हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। देवास मध्य प्रदेश से शंकर योगी की। बिहार के औरंगाबाद की पुलिस ने किया प्राचीन मूर्तियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के बिहार मॉड्यूल का भांडाफोड़। बिहार के औरंगाबाद की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के बिहार मॉड्यूल्स को भांडाफोड़ करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं तस्करों ने औरंगाबाद के गोह में महिम धाम से पिछले दिनों 2000 साल पुरानी मां सिंह वाहिनी एवं महर्षि भृगु की प्राचीन मूर्तियों की चोरी के अलावा जमुई के लक्षवार स्थित जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर के जन्म स्थल से भगवान महावीर नावदा के
रजौली से भगवान गणेश, गया के टेकरी के मकबवा गढ़ से भगवान गणेश एवं बांका के मदार पर्वत से भगवान शंकर की प्राचीन, दुर्लभ व बेशकीमती मूर्तियों की चोरी की थी। गिरोह के सदस्यों की कार्यशैली हाईटेक है। इनके द्वारा चोरी की गई मूर्तियों की तस्वीरें अपने विदेशों में बैठे आकाओं को व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से भेजा करते थे। मूर्ति पसंद आने पर, डील तय होने पर एडवांस भी उन्हें मिलता है और एक प्राचीन मूर्ति 1 से 1.5 करोड़ में बिका करती है। पुलिस गिरोह के पूर्ण नेटवर्क के उद्भेदन में लगी है। ये 1 महीना पहले गो थाना अंतर्गत 2 मूर्ति की चोरी हुई थी। उसमें पुलिस ने 1 मूर्ति बरामद कर ली थी और इसमें 2 लोगों को जेल भेजा गया था, लेकिन पूरे गैंग का उद्भेदन नहीं हुआ था। 1 महीना के अनुसंधान के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो गैंग सामने आया है, इनके द्वारा बताया गया है कि जमुई में जो भगवान महावीर की मूर्ति चोरी हुई थी वो भी इन्होंने ही चुराई थी और बिहार राज्य में कई जिला में महत्वपूर्ण मूर्ति चोरी घटनाओं के लोगों ने अंजाम दिया है। इस गिरोह में यूपी के भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और ये लोग इन मूर्तियों को दिल्ली के थ्रू होते हुए विदेशों में भेजते हैं। एक मूर्ति की चोरी हुई थी 2 साल पहले बांका जिला से, भगवान शिव की मूर्ति। उसमें इन लोगों ने बताया कि वो लगभग 1.5 करोड़ में इन लोगों ने विदेश में भेजी। तो एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये महत्वपूर्ण सफलता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है और जो मूर्ति एक बची है बरामदगी के लिए, उसको उन्होंने बाहर भेज दिया है। उसकी बरामदगी के लिए भी कोशिश की जा रही है। क्या कुछ सामान वगैरह बरामद किया गया इनके पास? सामान तो अभी इनसे जो चोरी के लिए एक गाड़ी ये यूज़ करते हैं, उस गाड़ी से जिला जिला घूमते हैं, उसमें मूर्ति चोरी करके उस गाड़ी से ढोते हैं, वो गाड़ी बरामद हुई है और कुछ मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। औरंगाबाद से सत्यजीत कुमार। पीलीभीत में थाना बिलसटा क्षेत्र के ईट गांव की किशोरी अपने घर से खेत पर जा रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठा आरोपी मनोज कुमार दिन दहाड़े किशोरी का हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में जबरदस्ती खींचकर ले गया और उसके साथ रेप कर दिया। पीलीभीत थाना बिलसटा क्षेत्र के ईट गांव की किशोरी अपने घर से खेत जा रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठा आरोपी मनोज कुमार दिन दहाड़े किशोरी का हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में जबरदस्ती खींचकर ले गया और उसका रेप किया। पूरे मामले की शिकायत किशोरी ने घर जाकर अपने परिजनों को बताई और परिजन किशोरी को लेकर थाने आए। पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में छापा मारा जब तक आरोपी फरार हो गया। मामले की तहरीर मिलते ही पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ धारा 376, 506 के अंतर्गत केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। आरोपी मनोज अभी भी फरार बताया जा रहा है। हम अपने घर से आए थे, ये लड़की बहुत जोर चीख रही थी, उस लड़का ने खींच के ब्लॉक गन्ने में ले गया था। अच्छा। हम आए तो ये छोड़ के भाग। पीड़िता के एप्लीकेशन पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तो ये फरार है और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीलीभीत से आलोक मिश्रा। हित हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली गांव बाद में मथुरा रिफाइनरी ने रिफाइनरी दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम वासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली गांव बाद में मथुरा रिफाइनरी ने रिफाइनरी दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम वासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर श्री जी मंदिर के प्रांगण में लगाया गया। शिविर में स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल की टीम परीक्षण के लिए आई, जिसमें सभी ग्रामवासी दवा लेने पहुंचे, पर दवा के नाम पर सभी ग्रामवासियों से खिलवाड़ किया गया। शिविर में रिफाइनरी द्वारा 39 प्रकार की दवाओं का वितरण किया जाना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 प्रकार की दवाइयाँ ही बांटी गयी। पर्चे पे डॉक्टर द्वारा विभिन्न प्रकार की कई दवाइयाँ लिखी गई थी, पर उसमें से सिर्फ 1-2 दवाई ही दी गई। बच्चों को दवाइयों के नाम पर टॉफी चॉकलेट बांटी गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्यक्रम की कोई सूचना भी उन्हें नहीं दी गई थी। शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक था, जबकि 12 बजे ही शिविर का समापन करके लोगों को दवा देने से मना कर दिया और अस्पताल की पूरी टीम चली गई। रिफाइनरी का कोई अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित नहीं रहा। इस व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों में भारी रोष है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अभी दवाइयाँ वितरित हुई थी, उनमें से कितनी प्रकार की यहाँ पे किन किन लोगों को दवाइयाँ वितरित हुई हैं? भैया सारी गांव की पब्लिक परेशान गई है। देखो यहाँ पे 2 टिक लग रही है, 2 टिक लग रही है। सिर्फ ये 2 दवाई आई है यहाँ पे बाद गांव में, और कोई दवाई नहीं है। 39 दवाइयों में तो सारे पर्चाओं के लोगों के देखिए, ये पर्चे लगे हुए 3 पर्चे हैं, मगर तीनों में से एक भी दवाई कोई मिली हो तो आप देख लो इसको जी। और
ये खड़ा है बच्चा, इसके हाथ में एक भी दवाई दिखा दो। हरिओम नाम का ये लड़का है, गरीब आदमी है। जब गरीब आदमी के लिए दवाई नहीं मिली तो बताओ और किसको मिलेगी। ये 39 दवाइयाँ हैं, 39 दवाइयों में तो सिर्फ 2 दवाइयाँ हैं, वो भी मिली ना मिली, वो भी किसी पब्लिक को मिली है, किसी को नहीं मिली, TU और अधिकतर गरीब आदमी को नहीं मिली है। वास्तविक जो परेशान है उसको नहीं मिली है। दबंग आदमी अपने उन्होंने प्रोग्राम लगवाया, उन्होंने करवाया और वो अब दवाई लेकर के चले गए। गरीब पब्लिक तो रहेगी। कुछ पर्चे यहाँ पे खाली भी दिखाई गए हैं। बहुत सारी पर्चे खाली। आप चलो मेरे साथ में, आपको कितने पर्चे दिखाऊंगा गांव में, मेरे साथ चलो कैमरा लेकर के। जितने भी पर्चे बन गए, जितने भी बुजुर्ग हैं सब वापस गए। दवाई ना लिखी है उनमें, पर्चे बन गए, दवाई नहीं लिखी, डॉक्टर छोड़ के जा रहे, पब्लिक आ रही है, डॉक्टर छोड़ के भाग रहे। ये रोज खाना खाते हैं, ये एक दिन भूखे रह जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। रिफाइनरी प्रशासन के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रशासन क्या थोड़ी देर आया, मीटिंग करा करके नहीं चला गया। जीएम साहब आए कहीं थे, उन्होंने बुलाया था यहाँ पे, जीएम साहब ने प्रधान जी के पास भी खबर भेजी। जब खबर भेजी हम यहाँ पे कैंप चालू हो गया। प्रधान है गांव का, उसके पास एक दिन पहले खबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव में किसी को पता ही नहीं। आपने बैनर लगा दिए, रोड के किनारे लगा करके चले गए। गाँव की पब्लिक को तो किसी को पता नहीं है। दवाई बट रही है सर्दी के मौसम में। सूचनाएं आपको पहले नहीं दी गई? हमको तो कोई सूचना नहीं, हमको तो अभी प्रधान जी के यहाँ पता लगी है। जब यहाँ से वो हरचरण सिंह जसावत जी गए कि चलिए वहाँ पे जीएम साहब आए थोड़ा जी, बताओ ये धांधले गिरती है। 1 लाख रुपए की दवाई बता दी, 50 लाख गवर्नमेंट को दिखाएंगे, बेचेंगे और खाएंगे। बच्चों को टॉफी खा गए, देखो ये बच्चे टॉफी खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद, जहां बेसिक शिक्षा विभाग बलिया द्वारा गठित QMC की जनपद स्तरीय मेगा परीक्षा में शामिल बच्चों ने अपनी गुणवत्ता का परिचय दिया और यह साबित कर दिया कि योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की, जहां बेसिक शिक्षा विभाग बलिया द्वारा गणित QMC की जनपद स्तरीय मेगा परीक्षा में शामिल बच्चों ने अपनी गुणवत्ता का परिचय देकर यह साबित कर दिया कि योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती। GGIC में आयोजित इस परीक्षा में जनपद के 324 मेधावियों ने शिरकत कर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। खुद बेसिक शिक्षा विभाग के परीक्षक भी उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक नजर आए। परीक्षा उपरांत जब रिजल्ट और पुरस्कृत करने का समय आया तो सहयोग वंश जनपद में मौजूद मंडलायुक्त RP गोस्वामी के चेहरे पर भी इन बच्चों के लिए मीठी मुस्कान देखने को मिली। लोनिवी के डाक बंगला प्रांगण में सफल मेधावियों को सम्मानित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त RP गोस्वामी ने कहा कि बलिया का बेसिक शिक्षा विभाग निश्चित ही बधाई का पात्र है, जिसने शिक्षा में अलग तरह की विद्या का प्रयोग कर मेघा को निखारने का प्रयास शुरू किया है। अव्वल 18 प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में साइकिल, डायरी, डिक्शनरी, मेडल व प्रमाण पत्र देने के साथ ही बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जनपद के साथ ही प्रदेश व देश का नाम रोशन करते रहें। हमारे शिक्षकों को प्रयास करना होगा और वो प्रयास कर रहे हैं। शासन ने इसकी दिशा में बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में यूपी बोर्ड के ये परीक्षार्थी CBSE से या ICSE बोर्ड से पीछे नहीं रहे। जैसा कि मैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा नाम राकेश सिंह है। इस जनपद में मुझे कार्य करते हुए 1.5 साल का वक्त हो गया है और इन 1.5 सालों में मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारी बेसिक शिक्षा एक अच्छे मुकाम पर हो। इसके लिए मैंने प्रयास किया है कि प्रत्येक माह हर बच्चे का भाषा और गणित का टेस्ट हो और एक क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की भी हमने स्थापना की। उस क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक माह बच्चों का पेपर बनाती है, परीक्षा कराती है, उसका मूल्यांकन करती है। इसके बाद हम बच्चों की श्रेणी निर्धारित करते हैं, कौन बच्चा A श्रेणी में है, B श्रेणी में है, C में है, D में है। फिर इसके बाद उस टीचर को संबंधित को कारण बताओ नोटिस और उनको प्रेरित भी करना, पुरस्कार भी देना। इस माध्यम से हम SSP दफ्तर में तैनात सब इंस्पेक्टर हरदेव सिंह, जो कि वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट पर तैनात थे, उनकी 4थी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। उनकी लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। करीब 4 बजे SSP के दफ्तर में तैनात सब इंस्पेक्टर हरदेव सिंह, जो कि वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट पर तैनात था, की 4थी मंजिल से गिरने से उनकी मौत हो गई। उसकी लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पुलिस ने उनकी पत्नी के बयानों के आधार पर 174 की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर को चक्कर आया और वह नीचे गिर पड़ा। मामले की जानकारी देते हुए थाना सिटी 1 के अधिकारी हरजीत सिंह ने बताया कि हरदेव सिंह सब इंस्पेक्टर इस समय एसएसपी दफ्तर मोगा में वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर तैनात था। वह दोपहर को खाना खाने के बाद ऊपर छत पर टहलने गए थे। नीचे कुछ आवाज आई और जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके पैर लड़खड़ा गए और तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए और उनकी गिरने पर मौत हो गई। वह बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उनकी पत्नी के बयानों के आधार पर 174 की कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर सब इंस्पेक्टर हरदेव सिंह की गिरकर मौत हुई है, वहां पर दफ्तर की कोई भी सीढ़ी नहीं आती है और जहां पर वह तैनात थे उनका दफ्तर चौथी मंजिल पर था। जांच अधिकारी उनके भाई के बयान भी आपस में नहीं मिलते। क्या हो सकता है इस मौत का राज, यह कोई नहीं जानता। हरजीत जी दियो जानकारी कि मुलाजिम की मौत हुई है एसएसपी दफ्तर किस तरह हुई है? जी ने हरदेव सिंह सब इंस्पैक्टर ने वायरलेस ऑपरेटर ने तकनीशियन ने उत्ते ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ? ਛੱਤ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਦਫ਼ਤਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 58 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, 2 ਬੇਟੇ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਡੇ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ? सब इंस्पेक्टर से वायरलेस डिपार्टमेंट। मोगा से विपिन ओकारा की। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह एनआईए की तफ्तीश में घेरे गए और उस तफ्तीश में हुए जा रहे खुलासों के बाद अब सरहदी इलाकों में सुनार का कारोबार करने वाले लोग भी शक के घेरे में हैं। पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की तफ्तीश एनआईए की टीम कर रही है और जो तफ्तीश में सामने आ रहा है, अगर वह सच है तो एसपी के दोस्त राजेश वर्मा जो सुनार का काम करते हैं उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। स्वर्णकारों की माने तो इन दिनों सरहदी जिलों में पिछले कुछ ही समय में सुनार का कारोबार करने वालों की गिनती बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस इलाके में कारोबार में मंदी है, इसलिए सरहदी इलाके में मंदी के बावजूद दुकानों का बढ़ना यह एक बड़ा सवाल है। स्वर्णकार संघ के लोगों का कहना है कि अगर पठानकोट हमले में आतंकवादियों की मदद करने के दोष उनके संघ के किसी भी सदस्य पर आते हैं या फिर वह दोषी पाया गया तो वह उसका डट कर विरोध करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी मांग की है कि इसकी भी जांच हो कि जो सुनार का काम कर रहा है वह कहीं स्मगलिंग से जुड़ा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। मेरा नाम जी तरसेम राज वर्मा, मैनू वैसे सेमी प्रधान कहते हैं। मैं 20 साल बरादरी की प्रधानगी की है। उस तो बाद मैं थोड़ा बुजुर्ग होने करके मैं अपनी प्रधानगी तो इस्तीफा देता। साढ़े गुरदासपुर शहर च 60 क दुकाना वा, वो अपने बड़े चंगे ढंग नाल काम करते हैं। सारे आप अपने कामों च मस्त है। असी वधिया ढंग नाल काम करने, कोई गलत काम नहीं करते। पठानकोट च 250-300 दुकान, बटाले च 300-400 दुकान, फिर बार्डर एरिया के किसी शहर 40, किसी 45, किसी 30 दुकाना वा। बाकी ये जिहड़ा हुण पिछे जी पठानकोट का रौला पिया, ये किसी का नाम भी लगन दिया, वो जिहड़ा करेगा भरेगा। असीं ईमानदारी नाल अपने काम करन डे आ, सानूं इहो जी कोई टेंशन नहीं। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ? देखो जी, ये साडा जिहड़ा गुरदासपुर शहर है ये वधिया लोकां नूं माल दिंदा है। ये असीं जिहड़े गारंटी वाला माल दिंदे पे आ, इस करके साडीआं दुकानां ते काम ज़्यादा वा। इस करके दुकानां गुरदासपुर ज़्यादा वधिया वा। लोकी मतलब कि बाहरों भी बेरोजगारी नूं भी आपां सामने रखीए, मतलब कि बाहरों भी लोकी आके इत्थे माल बना के खुश हुंदे आ कि उन्हां नूं पूरा समान मिल जांदा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆਯੋਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਾਫਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 500 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ बॉर्डर बेल्ट पे तो ऑब्वियसली जहाँ पे मतलब लागत ज़्यादा, कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो दुकानें तो ज़्यादा खुलेंगी। कितनी दुकानें हमारे पास गुरदासपुर पठानकोट दोनों डिस्ट्रिक्टों में और कैसे काम चल रहा है? बाहर की एजेंसियां में यहाँ पे काम करती हैं? ऑलमोस्ट 700-800 के करीब होंगी दुकानें गुरदासपुर और पठानकोट में मिलाकर, और बाहर से तो कोई अभी जो ब्रांडेड ज्वेलरी वाले जो हैं वो तो कोई आया नहीं है यहाँ पे भी, उन्होंने तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। हाँ, जलंधर और इस एरियाज में जो मतलब ये तो हमारा रूरल एरिया है ना, जो अर्बन एरिया है उसमें। पठानकोट से दीपक। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।